गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग अपना थर्ड पार्ट यानी लेखक के तीसरे मित्र की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें थर्ड पार्ट में तो क्या तीसरा मित्र कैसा है। पहला मित्र बाजार जाता है कुछ लेने, बहुत कुछ लाता है। दूसरा मित्र बहुत कुछ लेने जाता है, कुछ नहीं लाता है। तीसरा मित्र कैसा है, देखिए कैसा है कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। लेखक कहते हैं मेरे पड़ोस में एक महान व्यक्तित्व से भरपूर व्यक्ति रहते हैं। वो कौन है? जिनको लोग भगत जी कहते हैं। वो चूरन बेचने का काम करते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने साल हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। 6 आने पैसे चूरन बेचने का काम करते हैं, लेकिन किसी भी दिन उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन का आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुड़ पकड़ लेते हैं तो उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अगर वो उसमें बिजनेस करते तो माला माल होते, लेकिन नहीं, उन्होंने 6 आने का ही चूरन प्रतिदिन बेचने का प्रण किया। ठीक है, क्या करते हैं, क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। लेखक कहते हैं 10 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। उनका चूरन जो है वो हाथों हाथ बिक जाता है। क्या होता है उनके चूरन में, देखिए परंतु वह न उसे थोक बेचते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो होते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह होने के उत्सुक रहते हैं। लोग उनके चूरन को खाने के लिए उत्सुक रहते हैं। जैसे ही भगत जी घर से बाहर निकलते 6 आने का चूरन देर नहीं लगती है, बिक जाता है, फटाफट बिक जाता है। बेचने के बाद 6 आने पूरे नहीं हुए, भगत जी बाकी चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 6 आने से ज़्यादा पैसा दे सके और उसे भगत जी स्वीकार करें। कभी चूरन की लापरवाही नहीं हुई। कभी रोग होता तो मैंने उन्हें देखा ही नहीं। उन्होंने कभी भी चूरन में कोई लापरवाही नहीं किया, उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं किया और उनको कभी कोई किसी को रोग नहीं होता है। और तो और, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक कहते हैं मुझे इतना ज़रूर मालूम हो गया कि जो चूरन वाले भगत जी हैं इन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल कर न बैठेगा इन पंक्तियों को लिखने वाला, मैं चूरन नहीं बेचता हूँ जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। लेखक ने लिखा मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, मैंने सिर्फ लिखा है। ऐसी हल्की बात मत कर लीजिएगा अपने मन में, ऐसा न सोचिएगा। ये समझिएगा कि लेखक के किसी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। उन्होंने कहा मैंने केवल एक कैरेक्टर बनाया है चूरन वाला, जिससे हमारे पाठ को सार्थकता मिले, इसलिए मैंने उनका किरदार यहाँ पर निभाने का प्रयास किया हूँ। लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं है, पता नहीं चूरन वाले भैया को अक्षर ज्ञान है या नहीं है। मैं और बड़ी बातें तो उसे क्या मालूम होंगे। हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। हम लोग बड़े ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, लेकिन उससे तो ये हो सकता है कि वह चूरन वाले भगत जी ही हम लोगों के सामने एकदम नाचीज़ आदमी हो, लेकिन हो सकता है कि ये भगत जी जो है वो नाचीज़ आदमी हो। लेकिन आप पाठकों और विद्यालयों की श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को यह प्राप्त है जो हम में से कि बहुत कम को शायद प्राप्त है। उन्हें जो ज्ञान है वो हम पढ़े लिखे होकर के भी हमें नहीं है।
क्योंकि उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता है, माल बिछा रहता है, उनका मन अडिग रहता है, पैसा उससे आगे आकर भीख मांगता है, मुझे लो। उनका चूरन इतना बिकता है, उन चाहे तो बहुत कुछ कमा सकते थे लेकिन नहीं, लेकिन उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन उनका वो ऐसा व्यक्तित्व ही था कि उनके ऊपर पैसे का जादू काम नहीं करता। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर संलग्न ही न हो जाती होगी? कहते हैं पैसे की शक्ति भगत जी के आगे काम नहीं आती। पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा था। यहाँ पर लेखक ने पैसे की एक व्यंग्य शक्ति के विषय में लिखने का प्रयास किया है। क्या देखिए क्या बताते हैं आगे। पैसे की व्यंग्य शक्ति के विषय में, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा था कि पास ही धूल उड़ाती मोटर निकल गई। मोटर पैदल चल रहे हैं, बगल से धूल उड़ाती हुई मोटर गई। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक व्यंग्य की लीक से आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, देखो उसका नाम है मोटर, तुम मुझसे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडम्बना मालूम होती है, बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो जाता हूँ। हाय, यही माँ बाप मुझे मिले थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, यूँ क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। यह उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने शंगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। कहते हैं मैं पैदल चल रहा था, अचानक एक मोटर आई, गाड़ी आती है जो धूल उड़ाती हुई चली जाती है। पैदल चल रहा व्यक्ति अपने अंदर हीन भावना महसूस करता है और वो कहता है कि हाय, ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में उंगली डालकर वो धूल कह रही हो कि तुम्हें ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म मिला है जहाँ तुम्हें पैदल चलना पड़ रहा है। अगर तुम पैसे वाले माँ बाप के यहाँ जन्म लेते तुम्हें भी मोटर से चलने को नसीब होता। इस तरह से ये बात हमें इस तरफ इशारा करती है कि जो मेरे बहुत करीब हैं और ये मोटर हमें उनसे दूर करती है। ठीक है, तो आगे देखिए और क्या कहा लेखक ने। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले आकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर भी रह जाती होगी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ चूरन वाले भगत जी को कि उनके ऊपर क्या मोटरों का जादू नहीं चलता, चूर चूर क्यों नहीं हो जाती, कहो पानी पानी हो जाती है, यानी कि उन पर इसका कोई असर नहीं होता। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही न रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल के नाम जो नाम दो, वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर सांसारिक वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं, प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्हा है, वहाँ सब बल का बीज है, बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा यानी संचय करने की प्यास जो है, वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। भगत जी बाजार गए, चौक बाजार गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम किया। लेखक को देखकर नमस्कार हुआ और उन्होंने नमस्कार किया। उनकी आंखें बंद नहीं थीं और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने से के इच्छुक थे। बहुत से बालक मिले, बहुत से लोग मिले जिनसे उन्होंने अभिवादन किया। ऐसा नहीं था कि उनकी आंखें बंद थीं, अर्थात उन्हें बाजार दिख नहीं रहा था। लोग दिख रहे थे तो बाजार अवश्य दिख रहा था। कहने का मतलब ये, भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन किया, सबको अभिवादन सबका लिया। इससे तनिक भी वह यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थीं, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पशुपेश उन्हें नहीं था। खोए
से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। वह सबके प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे वह समूचे माल के प्रति अब उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। यानी ऐसा भी नहीं बाजार को देखकर कुंठित हो रहे हों, उनके मन में कोई रोष हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं। बड़े आराम से खुले मन से पूरे बाजार को देखते हैं। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी रुकते नहीं हैं। रुकते हैं एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर, जहाँ उन्हें जाना था। वहाँ गए। पंसारी की दुकान पर उन्होंने क्या खरीदा कि वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ें लिया और चले आते हैं। बाजार से हट पूर्व विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया। सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए था जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। उन्हें कोई असर नहीं होता है। पूरे बाजार का जीरा और नमक लेकर के वापस आ जाते हैं। तो इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी है तो वह खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि क्या वह चाहता है, जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपने परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे केवल बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। लेखक ने लिखा कि जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के बल पर बाजार की गैर जरूरी सामानों को उठाकर अपने घर ले जाते हैं, वो केवल बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के हास पर आदमी आपस में भाई भाई, सुहृद, पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। बेचने वाले भी, खरीदने वाले भी एक दूसरे को ठगने के उसमें रहते हैं। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है। एक की अगर हानि होगी तो दूसरे का लाभ होगा। और बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है। जो इसके अधीन हो गया वो अर्थशास्त्र इकोनॉमी को डाउन करता है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है। ठीक है, तो इस तरह से ये बाजार दर्शन चैप्टर में 3 मित्रों की कहानी आपको लेखक ने बताया। धन्यवाद बच्चों।